नमस्कार दोस्तों, डिफेंस स्टडीज के अंदर आप सभी का स्वागत है। फैक्टोलॉजी सीरीज के अंदर ये आपका 12th लेक्चर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आती है मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ से देख या पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा जो आज का मेन एजेंडा है या टॉपिक है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET। दोस्तों इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखिए, आपने अभी 1-2 साल से देखा ही है कि कोरोना टाइम चल रहा है। उसमें बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम हुए हैं, कुछ के नहीं हुए। और कुछ में जो जैसे इवेल्युएशन का टाइम आता था, तो इवेल्युएशन टाइम में क्या है कि सभी ने आर्बिट्रेरी तरीके से नंबर दे दिए थे। उसके बाद फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फिर इसके ऊपर कुछ चीजें डिस्कस की। फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक पॉलिसी लेके आई खुद का, ये उन्होंने बताया है कि आगे से हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सभी तरह की, उसमें एक कॉमन टेस्ट रख सकते हैं। वो जो कॉमन टेस्ट होगा यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें जो भी मार्क्स लेके आएंगे उनके बेसिस पे हम उनको एडमिशन देंगे। आपने देखा ही होगा अभी पीछे भी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां पे आपके 100 मार्क्स तक कट ऑफ चली जाती है फर्स्ट राउंड में। तो अगर ऐसी कुछ मान ली स्टेट बोर्ड से कोई आ रहा है और उसमें बहुत ही टफ चेकिंग है मान लो, तो उनके बच्चों के तो मार्क्स ही मतलब 60 70 80 तक रह जाएंगे। लेकिन जो सीबीएसई मार्क्स है, मतलब सीबीएसई जाना जाता है, वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स देता है, तो वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया मार्क्स देंगे। तो इन दोनों में जो अनइक्वालिटी जनरेट होती है, और ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, मतलब मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में ये बताऊंगा क्यों क्यों ये चीजें आई हैं। और उसके बाद हम ये CUET का एग्जाम लेके आए हैं, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये जान लो कि यूजीसी नाम की एक बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है, वो भी उन्होंने बोला है कि आगे से CUET का एग्जाम होगा, यानी कि जो सेंट्रल में जो यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में एक एंट्रेंस टेस्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे सभी को वहां पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये बात मान ली है कि जो जो भी इस एग्जाम में या इस टेस्ट में स्कोर आएगा उसी को हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो इससे एक बात और क्लियर होगी कि अब जो 12th क्लास के मार्क्स हैं वो अब कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाएगा? वो करवाएगा एनटी यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो इसको एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट लेगा, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको गवर्न कौन करता है। ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, और ये ऐसे कौन कौन से एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करता है। जैसे अभी एक दो तो मैं बता ही देता हूँ कि जैसे आपका नेट का एग्जाम है यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, वो दोस्तों क्या होता है, वो आपके जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उसके बाद वो रखा जाता है ताकि आप पीएचडी में एडमिशन ले सकें, या फिर आप अगर ज्यादा फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए। ठीक, तो होता है। तो ये एक एग्जाम हो गया। तो आप ये भी मेरे को बताइएगा कि एनटीए कौन कौन से और एग्जाम्स के लिए फिर टेस्ट कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो एनटीए है वो एक मेरिट लिस्ट क्रिएट करेगा, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे सभी यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है वो उनमें एडमिशन ले सकते हैं, फिर जिन्होंने नहीं दिया है वो नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। तो अभी क्या है, अभी के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये एग्जाम को कंपलसरी बना दिया गया है। ये बोला गया है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये कंपलसरी बनाना पड़ेगा। यानी अगर मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको डीयू के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप एनटी के थ्रू जो ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए वो टेस्ट दो और एडमिशन लो। अगर आपने नहीं दिया और आप सिर्फ +2 के मार्क्स पे आना चाहते हैं, यहाँ पे आपको बिग नो है, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, अभी साथ में एक बात और बोली है, ये जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा उसके अंदर 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि इंग्लिश तो है ही है, ठीक, उसके बाद हिंदी और जो भी आपकी लगभग 13 लैंग्वेजेस है। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो शेड्यूल्स में है, शेड्यूल 8 है, वहां पे 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। 22 लैंग्वेजेस, यानी कि अभी तक भी सभी लैंग्वेज को यहाँ पर कवर नहीं किया जा रहा है। तो ये भी इसकी एक तरीके से ड्रॉबैक हमें यहाँ पे सामने ही देखने को मिल रहा है ना। तो ये हो गया आपका। अभी एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो इस एग्जाम के लिए एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, तो आपको ये बात भी रखना है, जो प्रोसेस उनका पहले होता था आज भी वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपकी कि नीड क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि सीयूईटी को लेके आया जाए। तो सबसे पहले तो आपका डाइवर्सिटी इन इवैल्यूएशन है, ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अलग अलग स्टेट बोर्ड है उनकी चेकिंग अलग टाइप से की जाती है, सीबीएसई की चेकिंग अलग टाइप से की जाती है, और भी जो बॉडीज है उन्होंने सभी की किसी का भी मतलब ऐसा नहीं कि सेम लेवल पे चेकिंग की जाती है। इसी वजह से फिर बच्चों के जो मार्क्स बांटे जाते हैं, जैसे कि मान लो कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड के अंदर मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और कई ऐसे मानते हैं कि बिहार बोर्ड के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो जाली तरीके से मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं और उनके मार्क्स मतलब इवन दो वो उनको कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी उनके 95+ मार्क्स आ रहे हैं। तो ये सभी सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को पाई जा सकती है। तो एक तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है। उसके बाद क्या, अनरियलिस्टिक कट ऑफ। मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंदर फर्स्ट जो कट ऑफ लिस्ट लगती है, खासकर नॉर्थ कैंपस के अंदर, वहां से 100 से ऊपर चले जाती है भाई कट ऑफ। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे अनरियलिस्टिक कट ऑफ वाला सिचुएशन आ गई है। अब तीसरी जो आती है वो सेकंड चांस। मान लो कोई बच्चा है, उसने +2 के अंदर वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाया, तो अब वो क्या करे? ठीक है, अब वो एडमिशन ले नहीं सकता। तो एक तरीके से ये जो एग्जाम है ये सिंगल तो एग्जाम है, ठीक है, इसको आप दो, उसके अंदर आप अच्छा स्कोर करो और आप दोबारा से अपना एक बेटर जिंदगी के लिए आप मतलब एक तरीके से एस्पायर कर सकते हैं, है ना। तो आप दोबारा से आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कोई अच्छे कॉलेज से ले सके। ठीक है, उसके बाद क्या है आपको इन प्रॉपर पेंडेमिक स्कोर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेंडेमिक के टाइम पे अलग अलग जो स्कूल्स हैं या फिर अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उन्होंने अपने तरीके से ही बच्चों को एग्जाम में नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इसका रीजन हो सकता है। और जो लास्ट है वो है ईजिंग ऑफ बर्डन। इससे क्या है
कि जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले क्या होता था कि जैसे मान लो कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, जेएनयू ही है, ठीक है, जेएनयू के अंदर आपको अलग टेस्ट देना पड़ेगा, या कोई दूसरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आपको अलग टेस्ट देना पड़ेगा। अब क्या कर दिया, अब सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही एग्जाम करवा दिया। तो अब जिसमें भी बच्चा चाहता है उसमें वो अपनी प्रीफरेंसेस भर देगा और इसी तरीके से एडमिशन ले लेगा। तो सभी एग्जाम को एक एग्जाम कर दिया, तो इससे बच्चों का बर्डन भी हट गया है। उसके बाद आते हैं कि इसके साथ अब क्या-क्या चीजें हैं जो कि कंसर्न है, यानी कि अभी क्या-क्या चैलेंजेस हम और इसमें फेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यही फेस करनी पड़ेगी, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले तो वो स्कूल के लिए पढ़ते थे, अब वो सीयूईटी के लिए उनको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। स्पेशल पढ़ने के लिए उनको जाना पड़ेगा कोचिंग सेंटर पे। अब वो कोचिंग सेंटर पे ही अगर जा रहे हैं, तो उनका तो एक तरीके से फाइनेंशियल बर्डन तो कम से कम बढ़ा है। साथ में उनका मेंटल बर्डन बढ़ा है, साथ में उनका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहाँ पे खाना-पीना होगा, सभी चीजें मतलब यहाँ से एक तरीके से उन पे बर्डन बढ़ा ही है। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में आपके मेनली कौन आते हैं? जो एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूडीज़ हैं, लड़कियाँ भी इसमें आ गई हैं, ठीक है? बहुत सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ। उसके बाद क्या है, रिड्यूस रेलिवेंस ऑन द बोर्ड एग्जाम। अब मान लो कि सभी को पता ही है कि हमारा जो एग्जाम है वो होने ही वाला है, लास्ट में ही होगा वो प्लस टू के एग्जाम के बाद। तो प्लस टू के एग्जाम के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं। आपने अभी कोटा फैक्ट्री नाम से एक यूट्यूब पे सीरीज देखी होगी, उसमें क्या है, उसमें जेई के बच्चे हैं, वो सिर्फ कोटा में ही रहते हैं, उसके बाहर वो निकल के देखते ही नहीं है। जब जब मतलब कभी सिर्फ और सिर्फ वो एग्जाम में अपीयर होने के लिए जाते हैं इस स्कूल में, तो उनको कोई बर्डन ही नहीं है। तो आपको भी ये सोचना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, सीयूटी आप कंडक्ट करवा रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम की फिर जरूरत ही क्या रहेगी। तो उनके लिए एक तरीके से रेलेवेंस घट गई और बच्चे उसके ऊपर ध्यान कभी देंगे नहीं। इसलिए जो स्कूल के अंदर उनको नेचुरल तरीके से जो पढ़ाई करवाई जाती है या जो लर्निंग करवाई जाती है, और वो लर्निंग आपकी सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिखाती है, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाती है, स्पोर्ट्स के बारे में सिखाती हैं। तो वो चीजें भी कंसीडर करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तीसरी जो बात है आपकी, कर्टेलिंग द ऑटोनॉमी, इससे आपकी जो इंस्टीट्यूशन है उनकी ऑटोनॉमी भी घट रही है डेफिनेटली। उसके बाद आपका आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंट। अब बताओ कि यार दोस्तों, जब ये एग्जाम इतने बड़े लेवल पे कनेक्ट करवाया जा रहा है, पहली बात तो आपको पता नहीं कि भैया एक शिफ्ट में कनेक्ट करवाया जाएगा, मल्टीपल शिफ्ट में कनेक्ट करवाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, सिंगल डे एग्जाम होगा या मल्टीपल डेज एग्जाम होगा। उसके बाद आपका ये आता है कि जैसे ये सभी सिटीज के अंदर होगा या कुछ सिटीज के अंदर होगा। अब मान लो अगर सभी सिटीज के अंदर हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन सब सिटीज के अंदर क्या वो उस तरीके से कंप्यूटराइज्ड लैब्स है? अगर नहीं है तो आपको बनवानी पड़ेगी, वहां पे बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका आता है लैक ऑफ वर्नाकुलर कंटेंट्स। मैंने आपको बताया कि हमारी टोटल 22 लैंग्वेज है, लेकिन 13 लैंग्वेज के अंदर ही वो कनेक्ट करवाया जा रहा है, उसमें से आप इंग्लिश को काट दीजिए, ठीक है। तो वहां पे आपके वर्नाकुलर लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज क्या करेंगे भाई। तो ये भी एक इस तरीके इसका एक ड्रॉबैक हो गया है। उसके बाद आता है कि अब आगे क्या किया जाए। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, जो प्लस टू के अंदर जो मार्क्स आएंगे उनके कम से कम एक मिनिमम वेटेज रख सकते हैं साथ में, कि भाई प्लस टू के अंदर आपके इतने मिनिमम वेटेज आगे आएंगे, और फिर आपके सीईटी के अंदर इतने कुछ आएंगे मार्क्स, उन दोनों को जोड़कर हम आपके पर्टिकुलर कट ऑफ तैयार कर देंगे। तो वो तो एक बढ़िया सिस्टम है। अदरवाइज ये अकेला सीईटी के एग्जाम अगर इसके स्कोर कार्ड वो को ही सिर्फ बेस माना जाएगा तो गलत लगता है, ठीक है। उसके बाद आपके सेकंड बात क्या आती है, जो टीचर्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, गवर्नमेंट स्कूल के खासकर, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे वही एडमिशन लेते हैं जो कि मार्जिनलाइज हैं, या फिर जो पुअर पॉवर्टी में बिलोंग करते हैं, या फिर इस टाइप के जो मेनली जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वही होते हैं। तो उनके ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है कोचिंग का वो घट जाए, और टीचर्स वहां पे ही उन बच्चों को एडिशनल क्लास देकर उनकी सीयूटी की प्रिपरेशन करवाए, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो, क्योंकि नेशनल एजुकेशन अभी रिसेंटली ही आई है, उन्होंने बोला है कि जो अपना जीडीपी के अंदर एजुकेशन का एक्सपेंडिचर है वो 6% कर दिया जाए। अब क्या है, अगर ये चीज आ गई तो इसके लिए आपको अलग से फंड को स्पेंड करना पड़ेगा एजुकेशन के ऊपर, तो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से आपकी जेई मेंस के लिए, यानी कि जो आपकी आईआईटीज और एनआईटीज के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसमें बच्चों की काउंसलिंग होती है। तो इसमें भी ऐसे ही आपको काउंसलिंग करवानी मतलब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए उनको किस तरीके से एडमिशन लेना है, कहाँ पे जाना है, क्या उनका फ्यूचर में प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी बच्चों के इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है, उन्होंने बोला है कि ये वर्नाकुलर एक्सपर्ट को भी यहाँ पे डाला जाए, ताकि वो बच्चों के बारे में और चीजें देख सके, यानी जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम से नहीं है उनको डिसएडवांटेज ना हो बेसिकली। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब क्या है, अब मान लो आपको टॉपिक तो दोस्तों यहाँ तक ही कंप्लीट था, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, अभी एक ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स का। उसमें क्या बताना है आपको कि जो एजुकेशन सेक्टर है इंडिया के अंदर, उसमें क्या मेजर इश्यूज हैं और क्या उसके चैलेंजेस हैं, ये आपको लिखने हैं। साथ में ही कुछ ऐसी चीजें अभी आपको सजेस्ट करनी है जिसमें एक अच्छा सोल्यूशन तैयार किया जा सके। तो ये आपका 20 मार्क्स का ऐसे है, 300 वर्ड्स है। अगर आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेटर है, अदरवाइज आप अपने जो भी कॉपी है आपकी वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, अपने ऐसे को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि जो पेपर 2 है आपका सीए पेपर सिस्टम कमांडेंट का, और जो 2022 के अंदर जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है अगस्त के अंदर, उसके आप फुल्ली प्रिपेयर हो। अगर आप पेपर 2 के अंदर स्कोर नहीं करोगे, चाहे आपने पेपर 1 के अंदर कितना ही बढ़िया लिख रखा हो, आप मार खा जाएंगे। हमारे पास अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरिट आउट कैंडिडेट्स हैं, और उनको देखकर हमें बहुत ही ये होता है कि ये बच्चे इतने ब्राइट है ना, बट ये पेपर 2 की वजह से रह रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको मतलब किसी तरीके की हेल्प चाहिए पेपर 2 के अंदर, तो आप हमें या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8930919491, या फिर आप हमारे सीधा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, वहां पे ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको चैट में काम मिल जाएगा कि वहां पे अगर आप हमें कोई भी अगर इंक्वायरी चाहते हैं पेपर 2 के रिगार्डिंग, तो आप वहां से दे सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो स्पेशली आपके पेपर 2 के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अंदर हम पिछले कुछ महीनों से, कम 6-7 महीनों से ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं। अगर आपने सिर्फ वो भी फॉलो कर लिया तो आपका पेपर 2 के अंदर काफी अच्छा स्कोर जाएगा।
हालांकि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए, उनके लिए हमने एक समाधान कोर्स बना रखा है। उसके अंदर 3 बैचेस ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं उसको देखना तो आप देख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारी एक ऐप भी है जिसको हमने नाम रखा है डिफेंस स्टडीज नाम से, ये वो भी। तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए इस स्कैनर से, या फिर आप सीधा टाइप कीजिए प्ले स्टोर के अंदर डिफेंस स्टडीज। और अगर आप एप्पल यूजर है तो आप सीधा क्लास प्लस की आप ज्वाइन डाउनलोड कीजिए और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन कोड YWSCP डालिए, आपको वो हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।